नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। सीएम आज इमरजेंसी सायरन का उद्घाटन करेंगे। शहर में 13 आधुनिक लॉन्ग रेंज सायरन लगाए जाएंगे और पुलिस थानों चौकियों पर एक साथ ये सायरन बजेगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सायरन बजने पर घबराए नहीं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। बड़ा अपडेट, शहर में 13 आधुनिक लॉन्ग रेंज का सायरन लगने जा रहा है। पुलिस थानों चौकियों में एक साथ ये सायरन बजेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से आज इसका उद्घाटन किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर एक बड़ी पहल की है और प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से ये वहां के लोगों को अवगत कराया गया है कि सायरन बजने से आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। तो ये आपको बताते चले कि लोगों से अपील भी की गई है कि घबराना नहीं है, क्योंकि सायरन बजेगा और आज मुख्यमंत्री की ओर से इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। लॉन्ग सायरन है ये रेंज का, इसको दुरुस्त किया गया है और अब आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका उद्घाटन करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देहरादून से अरुण सैनी जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या अपडेट है? चूंकि आज मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन भी करेंगे और लोगों से अपील की जा रही है कि जैसे ही सायरन बजेगा आपको घबराना नहीं है। जी खुशबू, बिल्कुल देखिए, जिस तरह देहरादून में जो है लॉन्ग रेंज सायरन जो है वो लगाए जा रहे हैं, आधुनिक जो है, और ऐसे में ये सायरन जो है लॉन्ग रेंज तक जो है जाने में जो आवाज है वो इससे पहुंचेगी। तो ऐसे में एक इमरजेंसी के दौरान जो है लॉन्ग रेंज सायरन जो है वो लगाए जा रहे हैं और आधुनिक जो टेक्नोलॉजी के हैं वो जो है इस तरीके से सायरन लगाए जा रहे हैं। तो इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे और 13 जो है आधुनिक लॉन्ग रेंज सायरन जो है वो देहरादून में लगाए गए हैं। तो ऐसे में इसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री करेंगे और सभी थाने चौकियों में जो है इसका जो है उद्घाटन होगा और ये सायरन जो है बजेंगे। शाम 6:30 बजे कार्यक्रम होगा और जिसमें कि जिला प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील भी की गई है कि वो घबराए नहीं, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो सायरन बजे थे, जो पाकिस्तान और भारत का जो बीच में जो चीजें चल रही थी उसको लेकर के, तो ऐसे में कई लोग जो है घबराते भी हैं। तो ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि वो बिल्कुल भी इससे घबराए नहीं और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दे और न ही जो है अफवाहों को फैलाए। तो ऐसे में ये अपील भी लोगों से की गई है और शाम 6:30 बजे जो है ये कार्यक्रम होगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहल की है और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शाम को जो है वो करेंगे। अरुण सैनी, आपसे जानना और समझना चाहेंगे कि सायरन से क्या फायदा होगा और किस स्थिति में इसको बजाना है, क्या संदेश होगा? चूंकि जनता को पता नहीं है कि सायरन का क्या मतलब होने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उद्घाटन करेंगे, तो हालांकि अपने संबोधन में वो बताएंगे, लेकिन इससे पहले की इसकी जानकारी आप दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए, जो इमरजेंसी सायरन होते हैं उसका मतलब यही होता है कि जब भी कोई इमरजेंसी अगर होती है या शहर में कोई इमरजेंसी होती है या फिर प्रदेश में कोई इमरजेंसी होती है, तो उस समय लोगों को सचेत करने के लिए, लोगों को बताने के लिए और उस के लिए जो है सायरन बजाए जाते हैं। जैसे अभी जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था तो तब भी इसी तरीके से सायरन बजाए गए, ताकि अगर किसी प्रकार का कोई संकट आता है या किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी होती है तो सायरन बजाकर लोगों को सचेत किया जा सके और एक साथ ज्यादा लोगों को जो है वो सचेत किया जा सके। तो इस तरीके से ये सायरन बजाए जाते हैं और सायरन जो है वो लगाए भी जाते हैं। तो अब इन सायरनों को जो है, क्योंकि काफी पुराने सायरन है, तो ऐसे में अब नई टेक्नोलॉजी के सायरन और जो लॉन्ग रेंज यानी ज्यादा दूर तक जो जिस सायरन की आवाज जा सके, लोग ज्यादा से ज्यादा उससे सचेत हो सके, तो इस तरीके से सायरन जो है इनमें बदलाव किए जा रहे हैं और इसी के तहत ये जो है आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका उद्घाटन भी करेंगे और जो है ताकि कोई भी इमरजेंसी अगर होती है या देहरादून में कोई भी इमरजेंसी होती है या इमरजेंसी की स्थिति में लोगों को सचेत किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है इससे सचेत किया जा सके। तो इस इमरजेंसी को लेकर ही जो है ये सायरन लगाए जा रहे हैं और इसको लेकर आज जो है ये उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण सैनी तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको बताते चले कि इसका उद्घाटन करेंगे। प्रशासन ने अपील की है कि घबराना नहीं है, जब सायरन बजेगा तो ये इमरजेंसी सायरन है। शहर में लगे 13 आधुनिक लॉन्ग रेंज का ये सायरन है। पुलिस थाने चौकियों में एक साथ ये सायरन बजता हुआ
नजर आएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है। सहायक अध्यापक के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद के लिए चयन कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए हैं और विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण भी और शिलान्यास भी किया है। 4 साल में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। रोजगार की दिशा में सरकार की एक बड़ी पहल है और युवाओं को नौकरी देने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये हर मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हुए नजर आते हैं और आज भी ये देखा गया है कि आज नियुक्ति पत्र भी वितरित किया गया है। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में सहायक जो लोग हैं उनको ये नियुक्ति पत्र दिया गया है। वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये आज कहा भी है कि नकल माफिया जेल में है, तब से अभी तक कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, तब से एक भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। और आप सबको पता होगा, आज नकल माफिया जेल की चक्की खींच रहे हैं। और जब हमने इन नकल माफियाओं के खिलाफ जब कार्रवाई करना प्रारंभ किया, आज तक भी वो नकल माफिया कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से खुरापात करने का प्रयास करते हैं। तब उन्होंने हमारे नौजवानों को, युवाओं को, छात्रों को, छात्राओं को हमारे खिलाफ ही बरगलाने का प्रयास किया, उनको सड़कों पर उतारने का प्रयास किया, तोड़फोड़ करने के लिए उनको उकसाया। लेकिन भाइयों बहनों, जब नीति अच्छी हो और नियत साफ हो, जब आपका मन बिल्कुल साफ काम करने के लिए आगे बढ़ रहा हो, किसी अच्छी काम के लिए आगे बढ़ रहा हो, तो ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। ईश्वर के आशीर्वाद के साथ साथ समाज का भी साथ मिलता है। तो गढ़वाल कमिश्नरी का मुख्यालय पौड़ी होने के बावजूद कमिश्नर और आईजी के देहरादून में अधिकतर रहने पर सवाल उठते रहे हैं और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सतपाल महाराज और पौड़ी विधायक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर अधिकारियों को नियमित रूप से पौड़ी में बैठने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और निर्देश के बाद कमिश्नर व आईजी पौड़ी पहुंचे हैं। कमिश्नर देहरादून में डटे रहते हैं। देखिए, कुमाऊं कमिश्नरी का हेडक्वार्टर है नैनीताल, तो जितने भी कुमाऊं में कमिश्नर रहते हैं वो हल्द्वानी और नैनीताल में ही रहते हैं। क्योंकि गढ़वाल कमिश्नरी में देहरादून जिला भी है, हरिद्वार जिला भी है, पौड़ी जिला भी है, चमोली जिला भी है, उत्तरकाशी भी है और टिहरी भी है। जब तक राज्य नहीं बना था तब तक सारे कमिश्नर और आईजी पौड़ी में बैठते थे। राज्य बनने के बाद ये थोड़ा कमी आई कि कमिश्नर लोग कम बैठते थे, लेकिन जैसे मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और सतपाल महाराज जी ने भी किया, हमारे पौड़ी के विधायक जी ने भी किया, हमने कहा है कि मुख्यमंत्री जी को कि कम से कम 3 दिन कमिश्नर वहाँ बैठने चाहिए पौड़ी में और आईजी भी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुरंत जो है अभी आदेश हो गया है कि मिनिमम 3 या 4 दिन जो है कमिश्नर पौड़ी में बैठेंगे। और अगर विपक्षी दल भी अगर ऐसा सुझाव देते हैं तो हमें वो भी अमल। तो उत्तराखंड मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी अब हलचल है वो पूरी तरह से तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में वर्तमान में 5 पद खाली हैं। वहीं इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संकेत साफ कर दिया है कि दिवाली तक ही कैबिनेट विस्तार किया जा सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 2027 का चुनाव सीएम धामी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। रुद्रपुर में कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में आपसी विवाद हो गया और इस घटना में कई कार्यकर्ता घायल हो गए। साथ ही प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण मेहरा ने इसे पीड़ा देने वाली घटना बताते हुए कहा कि रिपोर्ट आने के बाद एक कमेटी गठित की जाएगी जो जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है, पीड़ा देने वाली घटना है और निश्चित ही जब 26-27 जगह इस तरह के कार्यक्रम हो, कहीं एक आध घटना हो सकती है, उसको उतना तूल देने की आवश्यकता नहीं है। और 14 तारीख को जैसे ही हमारी रिपोर्ट सबमिट हो जाएंगी, हम प्रभारी से मिलकर, मैंने कुछ लोगों से फोन पे भी बात की है,
हम एक कमेटी गठित करेंगे जो उसका पूरा वहां जाकर उसकी जांच भी करेगी और जो रिपोर्ट्स आएंगी उसको हाईकमान को भेजा जाएगा। जो दोषी लोग होंगे जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, चारधाम यात्रा आज से दोबारा शुरू हो गई है। यात्रियों का पंजीकरण और संचालन बहाल होगा। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली डीएम के हालात जो हैं वो वहां पर डीएम ने जायजा लिया है और उसके अनुसार ही ये बड़ा फैसला लिया गया है। भारी बारिश के कारण 1 से 5 सितंबर तक यात्रा स्थगित की गई थी। आपदा की वजह से भारी बारिश, भूस्खलन और पहाड़ियों के दरकने की वजह से चारधाम यात्रा को बीच में ही रोक दिया गया और अब खबर ये मिल रही है कि यात्रा की शुरुआत जो है वो अब शुरू हो चुकी है। चारधाम यात्रा आज से ही दोबारा शुरू हो गई है। यात्रियों का पंजीकरण और संचालन बहाल कर दिया गया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली डीएम जो है वहां के वो हालातों का जायजा लेने के बाद ही उन्होंने बताया है कि जो अब हालात हैं कि वहां पर चारधाम यात्रा के लिए जो श्रद्धालु हैं वो जा सकते हैं, क्योंकि स्थिति वहां पर पूरी तरह से ठीक ठाक बनी हुई है। हालात बहुत अच्छा है। तो डीएम की ओर से ये बताया गया, जानकारी दी गई, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। भारी बारिश की वजह से ये चारधाम यात्रा बंद हो गई थी, बीच में स्थगित करना पड़ा था। सरकार को इस पर बड़ा फैसला लेना पड़ा था, लेकिन अब हालात, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट और साफ बनी हुई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से यशराज आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। यशराज, आप जिस तरह से देखा गया है कि चारधाम यात्रा की शुरुआत आज से ही हो गई है, हालातों का जायजा पहले लिया गया, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड से लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम की वजह से चारधाम यात्रा की सरकार ने 5 तारीख तक यानी 5 सितंबर तक रोक लगा दिया था। वहीं पर यदि आप बात करें तो इस रोक को हटा लिया गया है जी। चारधाम यात्रा को फिर से यानी कि इस बार चारधाम की यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन यदि बात करें तो इस बार की चारधाम यात्रा जो शुरू हुई है, हालांकि सिर्फ 2 धामों के लिए ही यात्रा शुरू की गई है, यानी कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए ही यात्राएं शुरू की गई है। और यदि बात की रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी थी। वही खराब मौसम के कारण 1 से 5 सितंबर तक यात्रा रोकी जा रही थी। और यदि बात की जाए कि ऋषिकेश में जितने श्रद्धालुओं को रोका गया था, तो करीब 200 से अधिक श्रद्धालुओं ने अभी तक चारधाम की यात्रा में रजिस्ट्रेशन करवाया है और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वो दोबारा चारधाम की यात्रा पर निकल चुके हैं। और वहीं यदि बात की जाए कि चारधाम यात्रा में केदारनाथ और बद्रीनाथ, तो केदारनाथ में जिस भी प्रकार की परेशानियां हो रही थी मौसम के कारण, उन सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है, जो व्यवस्थाएं की गई है। वही बात है बद्रीनाथ की, तो बद्रीनाथ में भी उसी तरीके से जो भी सड़क मार्ग बारिश हो गया था उसको फिर से चालू कर दिया गया है। इस प्रकार से चारधाम की यात्रा में सिर्फ 2 धाम की यात्रा की अभी शुरुआत हुई है। जी यशराज, अब यहाँ पर ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि चारधाम यात्रा की शुरुआत तो आज से हो गई है, लेकिन क्या वहां पर व्यापक जो पहले की तरफ प्रबंध है वो कर लिया गया है? प्रशासन तैयार है इस यात्रा को आगे बल देने के लिए? बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक चारधाम यात्रा की शुरुआत में जो हुई है, प्रशासन पूरी तरीके से वहाँ पर व्यवस्थित रूप से अपने काम को कर रही है। यानी कि प्रशासन और भी सख्ती के साथ वहाँ पर काम कर रही है कि यदि किसी को कोई परेशानी हो जाती है तो तुरंत ही उस परेशानियों के निवारण के लिए भी वहाँ पर कैंप, राहत और बचाव कैंप बना लिया गया है। साथ ही साथ SDRF, NDRF और स्थानीय पुलिस भी वहाँ पर तैनात की गई है। और वहीं यदि बात करें कि रुकने ठहरने की व्यवस्था की, तो उसके लिए भी समुचित व्यवस्था की जा चुकी है। तमाम होटल खुलवा दिए गए हैं, तमाम होटल में लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, रुक रहे हैं और अपने यात्रा की भी शुरुआत कर रहे हैं। तो वहीं पर यदि कोई किसी प्रकार की बाधा होती है यात्रा मार्ग में, जैसे सड़क का गिरना, सड़क का टूटना, मलबा का गिरना, तो इसके लिए भी JCB की तैनाती की जा चुकी है। तो इसी को देखते हुए लगातार चारधाम की यात्रा की जो शुरुआत हो चुकी है, इनमें से 2 धामों पर विशेष रूप से व्यवस्था की जा रही है और की जा चुकी है। पुलिस भी वहाँ पर, पुलिस की भी व्यवस्था की यदि जायजा ली जाए तो वहाँ पर पुलिस व्यवस्था की पूरी तरीके से जायजा ली जा चुकी है। लगातार बड़े अधिकारी वहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और वो व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया यशराज आनंद तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आपको बताते चले कि आज से ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और हालात वहां पर सामान्य बने हुए हैं।
डीएम की ओर से निरीक्षण किया गया है। उसके बाद सरकार ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है कि चारधाम यात्रा की शुरुआत आज से की जाए और व्यापक प्रबंध भी वहां पर कर लिया गया है। तो राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों के तहत कई जगहों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसमें घंटाघर भी शामिल है। शहर के बीच होने के चलते पर्यटकों के लिए अब ये विशेष आकर्षण का केंद्र बन चुका है। वहीं जिलाधिकारी और एसएसपी ने आज इसका निरीक्षण किया। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका लोकार्पण भी करेंगे। विधिवत उद्घाटन इसका ऑनरेबल सीएम साहब कर रहे हैं। ये हमारा आइकन है देहरादून का, और इसमें मॉडर्निटी और हमारा जो पारंपरिक शैली है उसको ब्लेंड किया गया है। और इसमें हम समझते हैं कि जो हमारी कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं और एक इमोशनल कॉर्ड है घंटाघर के साथ, वो और उभर के हमारी सोसाइटी में, आम जनमानस में सामने आए। तो मानसून सीजन की भारी बारिश से उत्तराखंड में आपदा जैसी स्थिति बनी हुई है। बादल फटने और भूस्खलन से कई सड़कें, मार्ग जो है वो पूरी तरह से बाधित हो गई है, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप पड़ा है। चारधाम यात्रा प्रभावित रही। वहीं उत्तरकाशी में भी सड़कों के अवरुद्ध होने से लोग परेशान रहे। मोरी क्षेत्र की ग्रामीण और जिला पंचायत सदस्य ने विधायक दुर्गेश्वर लाल से मुलाकात कर समस्या बताई और विधायक ने तुरंत एक्शन लेते हुए विभागों को सड़क मार्ग खोलने के निर्देश भी दिए। हमारे आजकल बरसात का सीजन है और हमारा पहाड़ी एरिया है, तो जगह जगह रोडें बंद हो रही है। ग्रामीणों के सेब का सीजन है, गांव के आज आजीविका से भी है, बागवानी है, तो आजकल तमाम सड़कें बंद हो रही। उसके लेकर हम माननीय विधायक जी के पास आए थे और एक्शन जी से बात हुई है। लगातार विभागों से संपर्क मेरे द्वारा भी किया जा रहा है, विभाग विधायक जी के द्वारा भी किया जा रहा है। तो हमारी ये पहली प्राथमिकता है कि हमारी सड़कें खुले, जितना जल्दी हो सके हमारी सड़कें बंद ना रहे, ताकि ग्रामीणों को कोई समस्या ना आए और टाइम से जो उनकी बागवानी के सेब है, जो भी फसलें वो टाइम से मंडी पहुंचे। ज्यादातर सड़कें बंद हुई, लेकिन कई जगह सड़कें खुल चुकी हैं। लेकिन आज जो है मौसम थोड़ा, कल से मैं देख रहा हूँ, थोड़ा भगवान इंद्रदेव जो है मेहरबान हुआ है, तो थोड़ा कुछ सड़कें जो है खुल चुकी है। आज जैसे मेरी सुबह बात हो रही थी काफी लोगों से, लोग सेब भी लेके आ रहे थे मंडी में, तो कह रहे थे कुछ सड़कें खुली है। तो मेजरली ज्यादा इंटरनेट एरिया में उनको वहाँ पर खोलने का काम। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। डॉक्टर की लापरवाही से युवक की मौत का ये गंभीर आरोप परिजनों की ओर से लगाया गया है। हार्ट के ऑपरेशन में गलत इंजेक्शन लगाए जाने की बात मृतक युवक के जो परिवार है वो कह रहा है। हिंदुस्तान लेबर कंपनी में काम करता था। गुस्साए परिजनों और कर्मचारियों ने डॉक्टर के घर के बाहर हंगामा कर दिया। सहयोगी से मारपीट, डीएम एसडीएम को मौके पर बुलाने की मांग की है। तस्वीरें सामने आ गई है। जो परिजन है वो यहाँ पर अब लगातार मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर जो डीएम है, बड़े अधिकारी हैं, वरीय अधिकारी हैं, वो आए और यहाँ पर जांच करें कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि हार्ट के ऑपरेशन के दौरान ही युवक ने दम तोड़ दिया। अब परिजनों का ये आरोप है कि गलत इंजेक्शन दिया गया है। धरने पर परिजन बैठ चुके हैं और सीधे सीधे तौर पर अब प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि गंभीर जांच हो, इंजेक्शन गलत लगाए गए, यही वजह है कि युवक ने दम तोड़ दिया। अब परिजन जो है वो ये मांग कर रहे हैं कि वरीय जो पुलिस अधिकारी हैं वो मौके पर आए और डॉक्टरों की लापरवाही पर यहाँ पर संज्ञान ले। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिर इसको किस तरह से जांच किया जाएगा, परिजनों को क्या कुछ कहा जाएगा, किस तरह से समझाया बुझाया जाएगा, या फिर प्रशासन की ओर से कड़ा रुख अख्तियार करते हुए इस पर जांच पड़ताल भी होगी। हरिद्वार से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर डीएम एसडीएम को मौके पर बुलाने की परिजन मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। काफी संख्या में यहाँ भीड़ पहुंची, क्या है पूरा मामला? वैसा मामला यह है, हमारे एक साथी है जिनका नाम है श्रीचंद शर्मा। उनका 1 महीने पहले रोड एक्सीडेंट हुआ था। रोड एक्सीडेंट में उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ और वो जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ सीधे यहाँ पे सिटी हॉस्पिटल में आए और सिटी हॉस्पिटल में आकर उनका इलाज कराया। यहाँ पे डॉक्टर सुमंत वीरवानी ने इलाज कराया। 1 महीने से चल रहा था इलाज और वो सक्सेसफुल, उनका हाथ की हड्डी जुड़ी नहीं थी। तो डॉक्टर सुमंत वीरवानी ने परसों ये बोल के उनको दोबारा से बुलाया अपने हॉस्पिटल में, सिटी हॉस्पिटल में, कि आपका एक ऑपरेशन और करना पड़ेगा अच्छे से हाथ काम करने के लिए। तो जब उनको बुलाया वहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे सिटी हॉस्पिटल में 80,000 के आसपास का उनको बजट दिया कि 80,000 में आपका ऑपरेशन होगा। फिर वहीं उनका माइंड चेंज भी करा, क्योंकि वो तो एक मजदूर आदमी है भाई साहब। सुबह जिसे बोलते हैं कि मतलब कुआं खोदता है तब जाके आदमी पानी पीता है, ये हालत एक मजदूर की रहती है, हमारी ये हालत है। तो उस बंदे को जब यहाँ पे लेके आए
डॉक्टर ने उन्हें राय दी कि आप एक काम करो, मेरा पर्सनल क्लिनिक है, इलाज मैंने ही आपका करना है, आप एक काम करो, सिटी हॉस्पिटल में आपको इलाज महंगा पड़ेगा, आप सिटी में ना करा करके मेरे क्लिनिक पे आके कराओ और मैं आपको 20 से 30 हजार रुपए यहाँ पे डिस्काउंट दूंगा। तो मजदूर वर्ग जिसके पास ऑलरेडी पैसे कम थे, इधर उधर से जुटा के करा था, यहाँ आया इनके क्लिनिक में और यहाँ पे आकर के परसों रात को एडमिट हुए, स्वस्थ अच्छे भले। एक हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हुई थी, हाथ की हड्डी के लिए एडमिट हुए थे, अब हाथ के ऑपरेशन के लिए एडमिट हुए। कल इन्होंने सुबह उनको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया और हाथ का ऑपरेशन करा। एनेस्थीसिया के इंजेक्शन के ओवरडोज की वजह से ये अभी तक होश में ही नहीं आए और कल रात को लगभग इन्होंने शाम को 7 साढ़े 7 बजे के आसपास यहाँ के सुनने में जो उनके भाई और उनके परिवार ने बताया है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया, पार्षदों को या फिर एमएलए भी सुनने में आ रहा है, वो कितना सही है मैं इसकी पुष्टि अभी नहीं करता। पे जो कल घटना बताई जा रही है कि कुछ गुंडे लोगों को भी बुलाया गया, उन लोगों ने हथियार भी निकाले, उनकी भी हमारे को उनको भी अरेस्ट किया जाना चाहिए और अरेस्ट इस डॉक्टर को भी तुरंत किया जाना चाहिए। क्या जरूरत पड़ी जो हथियार निकालने पड़े? अब जो बॉडी हटाने के लिए यहाँ पे इलाज चल रहा है, एक हाथ का इलाज चल रहा है, हाथ के इलाज के दौरान अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो कोई भी समझ सकता है कि ये लापरवाही किसकी है। तो कहने मतलब ये कि उनको ये मालूम था कि हमारी गलती की वजह से ये हो चुका है ये, और उसको छुपाने के लिए कि दहशत में आके ये कुछ न बोले और इस तरीके से उनको शिफ्ट यहाँ से किया गया। प्रशासन से भी आग्रह किया जाए कि इसमें मुस्तैदी दिखाई जाए। वैसे तो और चीजों के लिए मुस्तैदी बहुत दिखते हैं, आज क्या मुस्तैदी काम नहीं आएगी? स्थानीय कोई नेता आकर ये कह रहा है जिन लोगों ने वोट दिया उन लोगों को कीमत ही नहीं है, इसकी कीमत है, पैसे वाले की कीमत है भाई, आदमी गरीब आदमी की कोई कीमत ही नहीं है। अब प्रशासन देखो कैसा लीपा पोती करता है, नहीं करता वो देख लेना आप भी। अगर डीएम साहब या एसडीएम साहब आकर यहाँ पर आकर कुछ बोलते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम नहीं जाने वाले, हम नहीं आते, हम यही रहेंगे, हम यही रहेंगे जब तक डीएम साहब नहीं आए। तो अभी हमारी जो है 300 लोग हैं और शाम को 3 बजे हम लोग यहाँ पर 1500 लोग और उनके परिवार बच्चे सब यहीं पर होंगे, कोई भी नहीं जाएगा यहाँ से। तो परिजन जो है वो गुस्से से उबल रहे हैं, चूंकि घर का व्यक्ति को उन्होंने खोया है और मांग भी कर रहे हैं कि वरीय अधिकारी आएं और इस तरह के अस्पतालों पर जांच करें, अंदर में क्या चल रहा होता है, जो डॉक्टर अपने मनमानी को इस कदर कैसे करते हैं और किस कदर वो युवक की जान लेने पर तुले रहते हैं। फिलहाल वक्त यहाँ पर छोटा सा ब्रेक का है, फौरन होंगे हासिल, रहिए हमारे साथ।